दोस्तों इस वक्त मेरे पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त ये है कि उत्तर प्रदेश के 7वें चरण में 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने 54.18% वोटिंग 9 जिलों की 54 सीटों पर हो चुकी है। तो ये रफली फेज 6 के वोटिंग परसेंटेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 46 था, 3 बजे तक 54 है, 5 बजे तक मतलब ये 57, 58 टच इजिली, 56, 57 इजिली टच कर सकता है। तो 9 जिलों में 54 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और इस वक्त देखेंगे आप तो 50s में है। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त कि अभी तक हाउ हैज यूपी वोटेड 6 के 6 फेजेस में अगर आप देखेंगे 12, 17 और 22 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यूपी में 12 और 17 में वोट में इंक्रीमेंट हुआ था, 17, 22 के अंदर कम हुआ था। फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 के अंदर यही नतीजे हैं। और अभी तक जो फेज 7, पिछली बार फेज 7 में वोटिंग नहीं हुई थी, इसलिए फेज 7 का कोई पास्ट पैरेलल हम नहीं दे सकते। तो लगभग ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की वोटिंग ट्रेंड्स जो है वो पिछली बार से डिप हुए हैं। किसका वोटर नहीं निकला है, किसको इससे फायदा होगा, हमारे एक्सपर्ट्स हम इसको पूछने वाले हैं। मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेरे साथ में मेरा पैनल जो है वो कंटिन्यू जुड़ा हुआ है। आलोक मेहता जी सीनियर जर्नलिस्ट, 4 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट, 3 डेकेड से ज्यादा एक्सपीरियंस है। विकास सरस्वत जी जुड़े हुए हैं जो लेखक है, दैनिक जागरण के अंदर स्तंभकार है। मेरे साथ प्रेम कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हैं। मेरे साथ अजीत दत्ता यंग डायनेमिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन्हें हिमंता बिस्वा शर्मा पे काफी पॉपुलर बेस्ट सेलर किताब भी लिखी है। मेरे साथ रश्मि सावंत जुड़ रही हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेरे साथ में अरविंद चतुर्वेदी जी बने हुए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हर बारीकी से किसी को एनालिसिस करना आता है तो अरविंद चतुर्वेदी जी उसमें नंबर 1 पे होंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रेम कुमार जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और फिर आलोक मेहता जी के पास आऊंगा और फिर विकास सरस्वत जी, अरविंद चतुर्वेदी जी के पास आऊंगा, अजीत दत्ता को ला रहा हूं। प्रेम कुमार जी मुझे एक बात बताइए कि जो वोटिंग डिप हुआ है इसको मैं ऐड करना चाहता हूं कि इसमें जो महिलाओं का वोट है एवरी फेस के साथ में बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी बात अरविंद मोहन जी कुछ समय पहले कर रहे थे। तो इससे हम प्रेम कुमार जी कौन सी पार्टी को फायदा होगा आपके साथ? देखिए प्रदीप जी, महिलाओं का वोट तो हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वोट परसेंटेज दिखा करके और ये एस्टैब्लिश कर रहे थे कि वोट परसेंटेज बढ़ने से सरकार बदलती है और वोट परसेंट गिरने से सरकार बनी रहती है, मैं इसके उलट राय रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये बिल्कुल आंकड़ा डिफरेंट होता है और वो इसलिए मैं उदाहरण देखता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ में 0.68% वो टर्नआउट कम हुआ था और नतीजा हुआ कि 49 सीटों वाली बीजेपी 15 सीटों पर आ गई। 8% वोट का बीजेपी को नुकसान हुआ था। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, 0.98% टर्नआउट डाउन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी 163 सीट से घटकर 73 सीटों पर आ गई थी। आप ले लीजिए। तो आपकी थीसिस प्रेम कुमार ये है कि जब भी वोटिंग कम होगी भाजपा को नुकसान होगा, इसी थीसिस पे मैं विकास सरस्वत रुक जाइए। नहीं रुकिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रुकिए एक सेकंड प्रेम कुमार, आपने 2 एग्जांपल्स दिए, इसमें मैं आलोक मेहता जी आपसे पूछना चाहता हूं। आलोक मेहता जी आप इससे अग्री करेंगे? अजीत दत्ता के पास आ रहा हूं, विकास सरस्वत और अरविंद चतुर्वेदी जी के पास में आ रहा हूं, रश्मि सावंत जी मेरे साथ जुड़ चुकी है। आलोक मेहता जी क्या आप इससे अग्री करेंगे जो ये कह रहे हैं कि भैया वोटर नहीं निकला, मतलब अगर वोटिंग परसेंटेज डिप मतलब भाजपा का नुकसान, क्या इसको माना जा सकता है? देखिए प्रदीप जी, मैं इनसे इसलिए असहमत हूं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट फाइट होती है। यहां पर कई है और उसमें जो कमिटेड वोट है, मैं ये तो मान सकता हूं। अभी हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है और बिल्कुल हार रहा है। आप उसकी तरह छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी कहीं रही नहीं थी, तो आप क्या मान रहे हैं कि बीजेपी यहां पर 50 सीट पे आ जाएगी? ऐसा नहीं है। ये है कि जो कमिटेड वोट है और महिलाओं का वोट जो कह रहे हैं वो हो सकता है कि चाहे 2% ही गया हो प्रियंका गांधी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट महिलाओं का वोट बैंक है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पर जाता है। युवाओं का वोट है, उनमें भी यदि जो बिल्कुल जो हिंदुत्व को मानते हैं वो यदि बेरोजगारी को मुद्दा उतना बड़ा नहीं मानते, क्योंकि बेरोजगारी वो कहते काम तो हम कर रहे हैं। सवाल ये है कि इसके लिए अभी निष्कर्ष न निकालें कि परसेंटेज, हाँ ये सही है कि बीजेपी के वर्कर्स यदि उतना उत्साहित नहीं हो जो 14 में थे, 17 में थे, 19 में थे, या तो आप उसको थका हुआ कहिए या वो कहिए कि उनकी पूछ कम हुई, ज्यादा भरोसा रहा सेंट्रल लीडरशिप, योगी जी, लॉ एंड ऑर्डर के बल पर हम जीतेंगे। आप आलोक जी कह रहे हैं उत्साह की बात है। विकास सरस्वत मैं आपके पास आऊंगा, फिर अजीत दत्ता के पास आ रहा हूं। विकास सरस्वत आप ये अग्री कर रहे हैं इस बात पे क्या कि उत्साह कम है? अरविंद चतुर्वेदी जी मैं आपसे लूंगा थोड़ा सा समय में कमेंट आपसे लूंगा, मैं आपसे बहुत बारीक कमेंट लेने वाला हूं। विकास सरस्वत जी देखिए, क्या उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस बार कम है? कई रिपोर्ट्स आ रही थी कि भैया भीतरघात इस बार है और इसी कारण बीजेपी को काफी नुकसान उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है। क्या आप इनको मानेंगे या सिंपल मान रहे हैं आप विकास
सरस्वती जी की समाजवादी पार्टी ने पॉकेट एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है, एक मास ऑल स्टेट एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि बेनिफिशियरीज की संख्या बीजेपी की काफी ज्यादा है। और हमने देखा है कई बार पोल्स जो है ये डायरेक्ट बेनिफिट को डिस्काउंट कर देते हैं, जैसे 19 के अंदर भी किया था। विकास सरस्वती। प्रदीप, मेरा मानना है कि ये दोनों ही जो व्याख्याएं होती हैं वोटर टर्नआउट को लेके, ये थोड़ी सरलीकृत तरीके की व्याख्याएं हैं कि हाई वोटर टर्नआउट हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, लो वोटर टर्नआउट होगा तो वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। मेरा मानना है आप इसको इस चुनाव में भी और एक एक चुनाव को एक असेंबली इलेक्शन को दूसरे असेंबली इलेक्शन से भी कंपेयर करके अगर देखें तो जब जब चुनाव ज्यादा फंसा हुआ होता है, चाहे तो पूरा चुनाव या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव जब ज्यादा फंसा हुआ होता है, वहां वोटर टर्नआउट अपने आप हाई होता है। इस चरण में भी आप देखेंगे तो बनारस का जो वोटर टर्नआउट है वो अपेक्षाकृत कम है बाकी के और एक और मैं इसमें आगे लेना चाहता हूं विकास सरस्वती जी। विकास जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक संभावना को जो हम नकार रहे हैं वो ये भी है, जो आलोक जी ने कहा उससे भी मैं सहमत हूं बात से, वो भी आंशिक रूप से सही हो सकती है, परंतु आप ये देखिए कि बसपा एक बहुत बड़ी पार्टी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके वोटर को जब यह दिखता है कि मेरी पार्टी सीरियस नहीं है, कंटेंशन में कहीं पर भी नहीं है, तो उसमें भी निरुत्साह आ सकता है, खासकर और वो कहीं ना कहीं जा सकता है। विकास जी जैसे गाजियाबाद के अंदर अगर वोटिंग कम हुई तो इसका क्या ये मतलब थोड़ी हो सकता है कि भाई बस पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो पता है गाजियाबाद में किसको जीतना है तो उतने ही वोटर निकले, बाकी को पता है कि परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से सबके डायनामिक्स अलग होते हैं, ये मेरा मानना है। प्रेम कुमार जी से मैं थोड़ा डिफर करता हूं इसमें, पर प्रेम जी की पूरी राय। अजीत दत्ता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अजीत दत्ता जी, ये जो इलेक्शंस है इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं देख रहा हूं तो उत्तर प्रदेश और पंजाब को देख रहा हूं। अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है अजीत दत्ता, तो नेशनल पॉलिटी में कांग्रेस के बजाय इट विल क्लेम टू बी द मेन ओपोनेंट फेस। और यूपी में अगर बीजेपी रिटर्न करती तो 2024 के लिए उसकी जो राह है वो आसान हो जाएगी। अजीत दत्ता। आई थिंक आप जो कह रहे हैं वो एकदम करेक्ट है कि अभी कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में आ जाए, गोवा में भी मोर और लेस ठीक परफॉर्म करे, तो it will turn out to be the national alternative in the coming years. Or this is not looking good for the Congress. Even Uttar Pradesh apparently it's not looking too good for the Congress. So Aam Aadmi Party, unke liye this election is an election where they can establish themselves as a national alternative to the BJP and replace the Congress in that position. ये बहुत बड़ी बात है। रश्मि सावंत के पास आने के पहले मैं अरविंद चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहता हूं। अरविंद चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश जो है बसपा के फ्यूचर को भी निर्धारित करेगा। मेरे साथ रोहित भी जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। ये कह रहा हूं अरविंद चतुर्वेदी जी, बसपा के फ्यूचर को निर्धारित कर दिया जाएगा। अगर बसपा इस बार ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं कर पाई और ये उसका वोट ज्यादातर बीजेपी और सपा में शिफ्ट हो गया अरविंद चतुर्वेदी जी, तो फिर ये आने के 24 की राजनीति में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आइदर बसपा बीजेपी को या सपा को एक बेस वोट मिल जाएगा। अरविंद चतुर्वेदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी की पूरी नजर बहुजन समाज पार्टी की वोट पे है। आप योजनाओं की बात करें, मकान देने की बात करें, स्कॉलरशिप देने की बात करें, बिजली कनेक्शन देने की बात करें, उनके पास पूरा डेटा है। और प्रदीप, मैं आपको बता दूं कि 21 करोड़ लाभार्थी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही कि मेरे साइलेंट जो वोटर हैं, जो लाभार्थी हैं, उसकी संख्या बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। सवाल यह है कि क्या वो जाति और धर्म में चले जाते हैं? अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो जाति और धर्म का जो तिलस्म है ना, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, मैं आपको बताऊं कि कोविड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। उसके बाद आप देखिए कि जो जातियों की रैलियां हुई, जो प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, जो अलग अलग उनके प्रभारी बनाए गए थे उनकी रैलियां थी, तो वही कार्यकर्ता थे। और जो कार्यकर्ताओं के उत्साह की बात हो रही है, वो कार्यकर्ताओं का उत्साह, भाई एक आदमी, आखिर हर व्यक्ति की काम करने की क्षमता होती है और अपनी क्षमता से ज्यादा जब आप काम लेंगे तो वो उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है, कम हो जाएगा, उत्साह कम होगा अरविंद जी, तो इसका नुकसान होगा। पर मैं डायरेक्ट अरविंद जी इस पॉइंट को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। आई वांट टू टेक दिस पॉइंट फॉरवर्ड। मैं अरविंद मोहन जी आपके पास, अरविंद मोहन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरे साथ एमआर वेंकटेश भी जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ सैयद असद अब्बास भी जुड़े हुए हैं। सैयद असद अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाला हूं आपके पास, पर पहले मैं अरविंद मोहन जी आपसे पूछना चाहता हूं। अरविंद मोहन जी, क्या ये बेनिफिशियरी जो डायरेक्ट बेनिफिट्स है, जिसको बहुत
लोग शायद से कम आंक रहे हैं। इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, हर तीसरे चौथे घर के अंदर राशन, क्या ये जितने कास्ट कॉम्पोजिशंस को फेल कर देगा? देखिए, बीजेपी आखिर में इस पे आई है। बीजेपी ने पहले फेज से सारे इशू उठाए, हिंदू मुसलमान करने के, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने के, फिर सपा को क्रिमिनल पार्टी बताने के या अपराधियों का संरक्षक बताने के, और उसके सरकार के फेलियर्स को। तो लॉ एंड ऑर्डर बाद में लगता है कि औरतों को सूट करता है, क्योंकि स्थिति कुछ बदलाव हर शहरी परिवार ये महसूस कर रहा है कि चीज़ें कुछ बदली हैं, तो वो बीजेपी को एक फायदा दिखाई दे रहा है। और दूसरा, कोरोना के पीरियड में जो राशन बटा है उसको, तो इन दो मुद्दों पे वो आए हैं। लेकिन जो नाराजगी के पॉइंट हैं वो भी पर्याप्त हैं, और उन्हीं पर वो से नाराजगी दिख रहा के पॉइंट, अरविंद मोहन जी, क्या इतना इनफ है कि सत्ता परिवर्तन होगा? ये मैं जानना चाह रहा हूं और इस पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं नाराजगी के मेरे पॉइंट साथ मेरे एक इसी वक्त दोस्तों मैं और सवाल पूछना चाह रहा हूं। इस वक्त मैं आपसे उत्तराखंड के पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड के अंदर क्लोज जो इलेक्शन है उस पे कुछ ना कुछ बेनिफिशियरी वोट या इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है? मेरे साथ रोहित जुड़ने वाले हैं। रोहित डायनामिक इंडिया न्यूज के सीनियर एंकर हैं और ये उत्तराखंड से ही आते हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इनकी क्या राय है। तो पुष्कर धामी क्या अपनी सीट खटीमा जीत पाएंगे? क्या हरीश रावत अपनी सीट जीत पाएंगे? और क्या आम आदमी पार्टी कुछ डेंट बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, या सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में ही डेंट हुई है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ज्यादा क्लोज है। मैं रश्मि सावंत, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, एंड देन आई एम कमिंग टू सैयद असद अब्बास। रश्मि, आप गोरखपुर पे इस वक्त गोरखपुर गई थी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो 3 से 4 सीट्स जीत सकती है, गोरखपुर के गढ़ को बीजेपी को हरा सकती है। आप कैसे देखती हैं? आपको लग रहा है इस बार कोई कंपटीशन है, और डू यू थिंक देयर इज अ कंपटीशन इन उत्तर प्रदेश? इज देयर चेंज हैपनिंग? व्हाट डू यू थिंक? तो मैं गोरखपुर में थी और मुझे लगता है कि द ओनली टेस्टमेंट वी नीड इज द फैक्ट कि महाराज जी, बाबा जी के रैली में कितने लोग आए, और जो सपा की रैली निकली थी उसमें कितने लोग आए। तो जो योगी जी की रैली निकली थी उसमें पूरा शहर आ चुका था। और गोरखपुर में एक सेंटिमेंट ये भी है कि इट इज द सिटी ऑफ योगी आदित्यनाथ, तो वो भी एक सेंटिमेंट है जो नहीं जाएगी। और जब तक भाजपा ने इतना अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में यूपी में, तो इसके बाद तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई देयर वुड बी अ चेंज। क्योंकि आप कह रही हैं यू डोंट सी अ रीजन बिकॉज ग्राउंड पे आपको नहीं मिल रहा है जो भी ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे काफी समय मौजूद है। रोहित मेरे साथ आने वाले कुछ ही समय के अंदर मैं आपके पास सैयद असद अब्बास आना चाहता हूं। सैयद असद अब्बास, नेशनली देखा जाए, अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब में रिपीट नहीं होती है और अगर कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बनाती है, तो फिर क्लेम ऑफ द मेन ओपोनेंट पार्टी टू टेक ऑन द बीजेपी, कांग्रेस का जो क्लेम है वो कंप्लीटली फॉल फ्लैट हो जाएगा। सैयद असद अब्बास। तो ये मानता हूं कि आप तो माशाल्लाह हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन सेफोलॉजिस्ट हो चुके हैं, आप काफी जगह ट्रैवल चुके हैं, बहुत सालों का आपका एक अनुभव है। उसी के साथ प्रदीप भाई, मैं समझना चाहूंगा कि देखिए, मैं हालांकि कांग्रेस का समर्थक रहा हूं, लेकिन आज जरूरत है कांग्रेस को कि वो एकजुट हो जाए, चाहे वो पंजाब हो या उत्तराखंड हो। क्यों बता दूं? क्योंकि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप दूर दूर तक देखें, गली गली में देखें, नुक्कड़ कहीं भी देखें, आप कांग्रेस का नाम आता है, जरूर से आता है। क्यों बता दूं? क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, साल साल लगातार 70 साल से भी पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और भाजपा को टक्कर देने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है तमाम पूरे हिंदुस्तान में। तो इसलिए उत्तराखंड हो या पंजाब हो या कहीं भी हो, कांग्रेस को जरूरत है कि वो देखें, पहचाने देखे। पर रोहित, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उत्तराखंड से ही आते हैं, रोहित मुझे बताइए जरा कि क्या उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती तो कांग्रेस पे काफी सवाल हो जाएंगे। आप उत्तराखंड से आते हैं, कि आपको लग रहा है एक तरफा कांग्रेस की लहर है उत्तराखंड के अंदर, या गढ़वाल कुमाऊं दोनों में कांग्रेस पार्टी जो है स्वीप कर जाएगी? रोहित,
देखिए प्रदीप, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम फैक्टर्स देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी तक कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं, आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस अभी तक एकजुटता वो हमने देखा पूरे कैंपेन के दौरान नहीं दिखा पाई थी एकजुटता। लगातार हमने देखा था जो लड़ाई थी हरीश रावत और प्रीतम सिंह की, वो सतह पर आई। हरीश रावत को पहले रामनगर सीट दी गई, उसके बाद फिर उनकी सीट को चेंज करना पड़ा वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं एक गूफअप था। तो ये गूफअप्स दिखा रहे हैं कि जो एक लड़ाई नहीं दिखनी चाहिए थी पब्लिक के बीच में, वो लड़ाई देखी गई एंड टाइम पे। हालांकि देखिए हरक सिंह रावत जरूर आ गए थे, हरीश रावत जरूर आ गए थे कांग्रेस के खेमे में, लेकिन क्या हरक सिंह रावत का आना जो है वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, देखना होगा। हालांकि अभी तक जो है वो कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो सी-सॉ जो पैटर्न रहा है उसके भरोसे रही है कांग्रेस। लेकिन क्या कांग्रेस जो है जो लगातार अपने कैंपेनिंग के दौरान ये कहती रही कि हाँ देखिए बीजेपी का शासनकाल था तो 3-3 सीएम बदल गए, तो क्या वो 3-3 सीएम बदलने वाला जो फैक्टर था उसको भुना पाई है कांग्रेस? नंबर 1। दूसरा, मुद्दे बहुत सारे। नंबर 2 था पलायन का मुद्दा, क्या पलायन का मुद्दा था उसको भुना पाई कांग्रेस? नंबर 3, रोजगार का मुद्दा, क्या रोजगार के मुद्दे को भुना पाई कांग्रेस? नंबर 4, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तराखंड में। अगर कोई भी जो विपक्ष होता है वो इस इशू को अच्छे तरह से भुना सकता था, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को भुना पाई कांग्रेस? ये बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं। क्योंकि जब हमने देखा कैंपेन में, प्रदीप आपने भी जब अपना इससे पहले ओपिनियन पोल किया था तो आप भी ग्राउंड पर उतरे थे, जो आपके साथी था आप लोग भी ग्राउंड पर उतरे थे। क्या आपको यह महसूस हुआ कि ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं, क्या इसको कांग्रेस बना पाई? अगर इतने सारे फैक्टर्स होने के बावजूद कांग्रेस उसको नहीं बना पाती है तो फिर मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का फेलियर होगा। इससे बड़ा कुछ भी, इससे बड़ा मौका कांग्रेस के पास नहीं था। काफी सही कह रहे हैं आप रोहित, मैं आपसे कंप्लीटली इस बात पे सहमत हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं इस बात पे रोहित, आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, देखिए एक तो होता है लोकली इलेक्शन को एनालाइज करना, कहा जाता है उत्तराखंड के अंदर पीएम मोदी की काफी जो है पर्सनल टच और पर्सनल पकड़ है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जरूर 3 बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले, पर साथ में क्योंकि पीएम मोदी ने, अगर आप देखेंगे पिछले 4 से 5 बार काफी ज्यादा फोकस 4 से 5 दिनों में उत्तराखंड के अंदर किया है, तो आपको लग रहा है कि रोहित कि क्या उत्तराखंड के अंदर वोटिंग भी इस बार कम हुई है? तो क्या इस कम वोटिंग के कारण इस कम वोटिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि ये वोटिंग देखिए रोहित, आप 2012 से कम गई है, 2017 से भी कम हुई है, पर इसमें 4% महिलाओं का वोट ज्यादा है पुरुषों से। आप इसको कैसे देखते रोहित? देखिए प्रदीप, मुझे लगता है कि यहाँ पर साइलेंट वोटर्स जो है, मुझे लग रहा है कि हम शायद उसको भूल जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी अभी तक हमने चरण कवर किए हैं, उसमें उत्तराखंड का भी चरण था, उसमें यूपी के भी चरण हमने कवर किए, इसमें बहुत सारे वोटर्स हमको ऐसे मिले जो कि साइलेंट वोटर्स थे। हमारे भी जो संवाददाता थे अलग अलग बूथों पर मौजूद थे। तो अब तो मुझे लगता है कि हम शायद इस बात को खोलकर बोल भी सकते हैं, क्योंकि कई खासतौर पर देखिए महिला वोटर्स, चाहे वो युवा महिला हो, चाहे वो घरेलू महिला, कामकाजी महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनको हमने देखा था कि उनसे जब भी हमारे संवाददाताओं ने बात की, क्योंकि आपने देखिए एम फैक्टर यानी कि मोदी फैक्टर की बात की, तो वो लगातार सिर्फ एक ही नाम बोल रहे थे कि हाँ हमारा वोट मोदी को, हमारा वोट मोदी को। तो देखिए ये जो एक साइलेंट वोटर है या ये जो एक महिला वोटर है, ये मुझे लग रहा है कि इसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस बीजेपी के लिए किया है। और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक फेरबदल जरूर आएगा। और जिस सीसॉ के भरोसे कांग्रेस बैठी हुई है, शायद वो सीसॉ इस बार कांग्रेस के लिए काम नहीं करने वाला है, क्योंकि साइलेंट वोटर्स और खासतौर पर महिला वोटर्स, क्योंकि देखिए बार बार चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर जितने भी स्टार प्रचारक रहे हैं जिन्होंने भी उत्तराखंड में रैलियां की हैं, उन्होंने महिलाओं के ऊपर खासा फोकस किया है। महिलाओं के लिए जो योजना चलाई गई है उसके ऊपर खासा फोकस किया है। उज्ज्वला योजना के लिए उन्होंने बार बार फोकस किया है। तो ये जो फैक्टर है कहीं ना कहीं चला है। और एक और बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, फिर चाहे वो यूपी का हो, फिर चाहे वो उत्तराखंड का हो, क्योंकि कई लोग थे, मैंने खुद ऐसे लोगों की बाइटें यहां पर देखी, उन्होंने कहा कि ठीक है देखिए विकास अपनी जगह है, खाना पीना सब मिल रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन एक फैक्टर है कि हां आज हम इस चीज को लेकर एश्योर हैं कि हमारी बच्ची अगर घर से बाहर जा रही है तो वो सुरक्षित घर वापस लौटेगी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है, जो एक डिफरेंस क्रिएट करने जा रहा है। काफी बड़ी बात करें। मेरे साथ आलोक मेहता, मेरे साथ अरविंद मोहन, अरविंद चतुर्वेदी, रश्मि सावंत, अजीत दत्ता, सैयद असद अब्बास, विकास सरस्वत, राहुल लाल, प्रेम कुमार, सब बने हुए हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं रोहित, आप इनमें से जिससे जाए पूछिए, एक सवाल जो मेरे मन में तो ये आ रहा है रोहित, कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर यह फर्क है कि उत्तर प्रदेश में इस बार मेन वोट पिछली बार से ज्यादा हुआ है और उत्तराखंड के अंदर वो नहीं हुआ है। और पंजाब के अंदर जो वोटिंग हुई है इस बार वो 6% कम
हुई है पिछली बार की वोटिंग से। तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? रोहित आप बताइए। मुझे लगता है मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं, क्योंकि प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करना चाहूं प्रेम कुमार जी, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में? जिस साइलेंट वोटर की मैं बात कर रहा था, जिस महिला वोटर की मैं बात कर रहा था, और जैसे कि प्रदीप ने भी कहा है कि उत्तराखंड में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, आपको क्या लग रहा है कि ये किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? क्या आंकड़े हम रिवील करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर में, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये जो सीसॉ पैटर्न चल रहा है जब से उत्तराखंड बना है, क्या ये सीसॉ पैटर्न इस बार टूटने जा रहा है? जी, ये उत्तराखंड में भी जो वोटिंग पैटर्न है, मैं कह रहा हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चुनाव को देख लीजिए, उनके परफॉर्मेंस को देखिए, जहां कहीं भी वोट गिरता है बीजेपी को नुकसान होता है। इवन बंगाल में वोट परसेंट बढ़ा, बीजेपी को फायदा हुआ, भले सरकार नहीं बनी। किसी भी जगह पर अब एक बात आती है कि जहां कहीं मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है और जहां आमने सामने का कॉन्टेस्ट है, उसमें क्या फर्क है? उत्तराखंड तो आमने सामने के कॉन्टेस्ट वाला उदाहरण है, तो इसमें तो वो भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर वोट प्रतिशत गिर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट रूप से नुकसान हो रहा है। रही बात महिलाओं के फैक्टर की, महिलाओं के फैक्टर मेरा इसी पर एक सवाल है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ रही है, आपको लग रहा है कि वोट काटेगी किसी का, और काटेगी तो किसका काटा होगा? अगर ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा तो परिभाषा स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। आम आदमी पार्टी चुनाव जरूर लड़ी है, लेकिन आखिर तक वो चुनाव में नजर नहीं आई है। कुछ एक सीटों पर उनका परफॉर्मेंस दिख सकता है, लेकिन एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरे, ऐसा उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी। काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं एक बार समाओ ये कहना चाहता हूं कि ये आई somehow don't agree to this theory and I agree more to what Alok Mehta has said, रोहित। मैं एक और चीज अजीत दत्ता से पूछना चाहता हूं। अजीत दत्ता, ये आप क्या इस बात पे एग्री करते हैं? कुछ ही अभी 6:15 हो रहे हैं, 6:30 बजे ईसी की गाइडलाइंस जो है खत्म हो जाएगी, तो नंबर रिलीज रोहित 15 मिनट के अंदर होने वाले हैं। अजीत दत्ता, आपकी पोल प्रेडिक्शन क्या है? कौन सी स्टेट में आप किसकी सरकार बना रहे हैं आपके हिसाब से? ओके, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है। उत्तराखंड में क्लोज है, गोवा में क्लोज है, मणिपुर में डेफिनेटली बीजेपी मुझे लगता है वापस आ रही है, पंजाब हंग लग रहा है। अजीत दत्ता आपने करी इस वक्त में हमारे साथ रोहित ब्रिजेश पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश पाठक जी, रोहित जी, ब्रिजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं और रोहित आपसे सवाल पूछने वाले हैं। ब्रिजेश पाठक जी, कुछ ही समय में एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, आपको क्या लग रहा है ब्रिजेश पाठक जी? इस बार भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से सरकार बना रही है, आपका क्या आंकड़ा है? ब्रिजेश पाठक क्या आंकड़ा है? प्रदीप भंडारी बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार पिछली बार की तरह बनाएगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। एग्जिट पोल के रिजल्ट अभी प्रारंभिक हैं, और जब काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होने के 10-11 बजे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ रही है। नहीं ब्रिजेश जी, आप दावा कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है, आप 300 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल ये दिखा तो रहे हैं कि हाँ चलिए ठीक है, कि ओपिनियन पोल में भी था कि हाँ बीजेपी का एक अपर एज है, लेकिन जिस प्रचंड बहुमत की या जिस क्लीन स्वीप की एक तरह से आप बात कर रहे थे, वो क्लीन स्वीप तो कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन इस बीच चरण दर चरण हमने देखा कि अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए हर बात में, वो तो 400 सीटों की बात किसको कहते हैं? ये पहले आप ये आंकड़ा बता दीजिए, क्लीन स्वीप किस आंकड़े को बोलते हैं? नहीं, आप 300 प्लस कह रहे हैं ना, आप तो 300 प्लस कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रचंड बहुमत। अमित शाह ने 300 प्लस कहा था कि नहीं कहा था? वो मैं बताऊंगा आपको। अमित शाह ने क्या कहा था? बात मैं अपनी कर रहा हूं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा क्लीन स्वीप का दावा किए, क्लीन स्वीप कहते किसको बता दो जरा। अच्छा, मतलब 300 प्लस नहीं आ रही है आपके अकॉर्डिंग? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आंकड़ा बता ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं उस प्रचंड बहुमत की परिभाषा ही पूछ रहा हूं सर आपसे। तरह आप देखेंगे पूरे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रिजेश जी, इस वक्त जो आप मैं देखूं अगर एक बात को, ब्रिजेश जी इस बार मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, पर एक बात है कि वोटर जो है वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम हुई है। ब्रिजेश जी, कॉन्फिडेंट हूं, सुनिए तो सही ब्रिजेश जी, सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। ब्रिजेश जी, वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से, आप बहुत कद्दावर नेता है, मतलब आप जमीन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वोटिंग परसेंटेज इस बार कम हुई है। कई ये एनालिस्ट मेरे स्टूडियो में कह रहे हैं कि भाई भाजपा का वोटर नहीं निकला है, और जब भी वोटिंग परसेंटेज होती है भाजपा को नुकसान होता है। आप इससे क्या कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, उत्तर प्रदेश में आम जनमानस ने सड़क पर निकल करके बीजेपी का आशीर्वाद दिया है, और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, यह जरूर तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज दोबारा स्थापित होने वाला है। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता से दूर रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। अच्छा, ठीक है ब्रजेश जी, आप मुझे ये बताइए, मैं अगर फेज वाइज बात करूं, पहले 2 फेज में जो इलेक्शन था वो वेस्टर्न यूपी में था, और वेस्टर्न यूपी में गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया राष्ट्रीय लोकदल के साथ, और राकेश टिकैत भी एक तरह से आप लोगों के अगेंस्ट दिखे। तो आपको नहीं लग रहा कि फर्स्ट 2 फेजेस में, जहां 2017 में आपको एक प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था, क्या वेस्टर्न यूपी में नुकसान होता दिख रहा है? जिस प्रकार का अभी आप कह रहे हैं, जिस प्रकार की बात अभी आप कर रहे हैं, सेम बात 2019 के लोकसभा के चुनाव में आपने की थी। आपने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ सपा का गठबंधन हो गया, और जातिगत आंकड़े ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ वोट का खड़ा हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का क्या जवाब है। उस समय भी मैंने आपसे यही कहा था कि उत्तर प्रदेश की आम जनता का आशीर्वाद बीजेपी को आप सत्ता के लिए नहीं थे सर, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। आप देखिएगा, उस वक्त अब आप 5 साल सरकार गुजार चुके हैं सर, क्या आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कुछ चीज रही होगी? दरअसल उस समय 2019 में जब हम चुनाव लड़े थे, तो 2014 और 5-19 में ही चुनाव लोकसभा का दोबारा हुआ था, और आज फिर हम 17 से 22 में बैठे हैं। फिर मैं दावा दोहराता हूं, हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त है। बीजेपी का आम कार्यकर्ता जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ब्रजेश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पक्का मकान, दवाई, सब कुछ उपलब्ध कराने का काम बीजेपी ने किया है, और कानून का राज बीजेपी ने यूपी में स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने ब्रजेश जी, 3 दशकों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पार्टी ने आपकी सरकार रिपीट हुई है। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार वापस से बनेगी, अच्छा, तो ये सुनिए तो सही, ऐतिहासिक, कभी आप सुने थे, ऐतिहासिक हो जाएगा। सवाल सुनिए ब्रजेश जी, ब्रजेश जी सुनिए तो सही, मेरी बात आप सुनिए। आजादी के बाद कभी आपने सुना था कि 325 सीट 403 में किसी को मिली हो? यू हैव हेard एनी टाइम? तो यू आर कॉन्फिडेंट? व्हाट इज योर आंकड़ा? आपका आंकड़ा क्या है? पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। सर, बात कॉन्फिडेंस की तो हो रही है, आप भी वही बात उतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं जितनी समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस से कहती है। आज सुबह की बात है, जब वोटिंग चल रही थी, तब ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि आज इन 54 सीटों में है। जब दो लोग वही बात कह रहे हो, आप सुनिए, जब 2 लोग वही बात कह रहे हो, तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। हमने 14 में कहा था वो पूरा किया, 19 में कहा था पूरा किया, 17 में पूरा किया। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? वो 14 में फेल साबित हुए जब वो पावर में थे, 17 में फेल साबित हुए जब उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, और 19 में उन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया, फेल साबित हुए, और इस बार के सारे गठबंधन उनके फेल साबित होंगे, और भाजपा पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। ब्रजेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, कुछ ही समय में एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस जो है वो हटने वाली है। ब्रजेश पाठक के लिए प्रचंड बहुमत क्या है? 300, 270, 280, और 10 तारीख को मैं वापस आपसे पूछने वाला हूं ब्रजेश, क्योंकि आप मुझे पता है 10 को भी जुड़ेंगे। आपके लिए क्या है प्रचंड बहुमत? अखिलेश यादव 400 सीट है, आपके लिए प्रचंड बहुमत आप बता पाओगे या ईश्वर बता सकता है? आंकड़े की जानकारी या तो आपको है, आप निष्पक्ष विवेचना करिए, या ईश्वर को पता है। मैं कहता हूं कि प्रचंड आशीर्वाद जनता का मुझे मिला है, और प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा बनाएगी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश पाठक जी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, आभार, मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू ब्रजेश पाठक जी। रोहित, आप देखें, ब्रजेश पाठक जी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, पर नंबर नहीं दे रहे रोहित। हाँ, लेकिन नंबर हम बताएंगे प्रदीप, आप जी, नंबर हम बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद नंबर्स के साथ हम वापस लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद नंबर्स रिवील करने वाले एग्जिट पोल के। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित, नंबर्स की गाइडलाइंस जो है वो खत्म हो चुकी है, अब हम किसी भी समय नंबर्स रिलीज कर सकते हैं। रोहित, आप मुझे बताइए, आपका क्या एग्जिट पोल है?
प्रदीप देखिए, अब मुझे लगता है कि हमको सस्पेंस अब खत्म करना चाहिए, और क्योंकि पब्लिक मुझे लग रहा है बहुत वेट कर रही है, और मुझे लगता है कि हम ही सबसे पहले इस नंबर को रिलीज करने वाले हैं कि एग्जिट पोल क्या होने वाला है, यानी कि एक संभावित सरकार किसकी बनने वाली है। ये हम आपको बता रहे हैं 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जो आपने वेट किया। अभी नहीं बताइए, अभी मत बताइए, मैं आपने एक से अभी रुक जाइए, मेरे साथ ना लाइव ऑडियंस भी जुड़ी है। मैं एक बार ऑडियंस से भी पूछते, रोहित अभी से एकदम से थोड़ी आप अगर अपनी नंबर रिलीज कर दिए तो फिर कौन सी चीज, ऑडियंस से जरा एक बार पूछते हैं, ऑडियंस के पास चलते हैं, वहां विशाल मौजूद है। और विशाल, वहां सबसे ज्यादा उत्सुकता कौन से स्टेट की है? लोग सबसे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं युवा? जी बिल्कुल, हमारे साथ आप देख सकते हैं जिस तरीके से मुझे लगता है कि हर मतलब युवा पूरे दिल्ली भर से और पूरे राष्ट्र के युवा यहां पर आए हुए हैं, जिनके अंदर जोश भरा हुआ है। देख सकते हैं किस तरीके से ये युवा जो है, ये इनके दिल की धड़कन तेज होते जा रही है, धक धक जो है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर के लिए तैयार है कि नहीं है वो? नंबर के लिए तैयार है कि नहीं? नंबर के लिए तैयार पूरी तरीके से तैयार है, और कहीं ना कहीं इनमें जो है कुछ मुद्दों को लेकर ये अभी आपसे सवाल पूछिए ना उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन जीत रहा है? बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इस बार? सर, मेरा नाम वरुण लोहिया, और मेरा प्रदीप भंडारी जी से यह सवाल है कि एग्जिट पोल आने पर क्या माहौल बनेगा? अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आती है तो क्या मायावती जी उनके साथ गठबंधन करती हैं? विशाल, इनसे पूछे ना, आप अपना बताइए, हम तो दिखाई रहे हैं अगले 2 मिनट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश नंबर रिलीज कर रहे हैं हम लोग, नंबर रिलीज कर रहे हैं दोस्तों। मणिपुर के नंबर रिलीज करना चाहते हैं अब। इस वक्त नंबर्स का चीज है, टेलीविजन स्क्रीन पे मणिपुर के नंबर्स आपके स्क्रीन पे, विशाल नंबर्स आ गए हैं। रोहित, अगर आप देखेंगे दोस्तों आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मणिपुर के नंबर सामने हैं। बीजेपी 23 से 28 के बीच में दिख रही है दोस्तों। अगर आप यहां पे देखेंगे कि बीजेपी 23 से 28 के बीच में दिख रही है, कांग्रेस 14 से 10 के बीच में, एनपीपी 7 से 8 के बीच में, 5 से 8 के बीच में एनपीएफ, जेडीयू 5 से 7, इंडिपेंडेंट 3 से 2। तो अगर सरकार इस वक्त एनडीए की बनती हुई दिख रही है, वोट शेयर गोवा दिखाएंगे हम दोस्तों। गोवा के अगर नंबर्स पे आप दिखाएं तो गोवा के नंबर्स आपको ये दिखा रहे हैं इस वक्त। गोवा दिखाया जाए, गोवा दिखाया जाए। गोवा के अंदर गोवा देखिए 31 से 33% वोट शेयर बीजेपी का, कांग्रेस 29 से 31%, एमजीपी 7 से 9, 13 से 16% आपका वोट शेयर, 14 to 20 अदर। सीट शेयर दिखाए गोवा का, सीट शेयर दिखाए गोवा का। सीट शेयर अगर हम देखेंगे गोवा का दोस्तों, तो आप देखिए कोई भी पार्टी बहुमत, रोहित कोई भी पार्टी बहुमत नहीं क्रॉस कर रही है। पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई भी पार्टी बहुमत 13 से 19 सीटें, कांग्रेस 14 से 19 सीटें, एमजीपी प्लस 3 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी 1 से 2 सीट, और बाकी 1 से 3 सीट। मतलब पोस्ट पोल कुछ ना कुछ होने वाला है। रोहित आप उत्तराखंड के लिए रेडी हैं? बिल्कुल, आप खुद एक्साइटेड, आप उत्तराखंड बोलिए। उत्तराखंड की फिगर्स दिखाई जाए। उत्तराखंड की फिगर्स क्या है? वोट शेयर से हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में वोट शेयर इस वक्त बीजेपी का सबसे ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 39.2 से 42.6% वोट शेयर बीजेपी, कांग्रेस का 38.8 से 41.4, आम आदमी पार्टी 9 से 6%, बीएसपी 3 से 5% और अदर्स 7 से 8%। यानी कि प्रदीप, वोट शेयर में देखा जाए तो बहुत क्लोज फाइट है। रोहित पर क्या ये वोट क्लोज जो होगा सीट पे होगा? रोहित, सीट उत्तराखंड की तो सीट है 32 से 41। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 32 से 41 सीटें जीतती हुई दिख रही है, कांग्रेस 27 से 35 सीटें, और बाकी बीएसपी 1, आम आदमी पार्टी 1 और अदर्स 3 सीट। यानी कि अगर हम देखें तो बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। हो सकता है रोहित, पर कांग्रेस भी देखिए अगर खुद सरकार खुद मेजोरिटी मार्क नहीं क्रॉस करी तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इस वक्त मेजोरिटी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होगी वो बीजेपी होगी। यानी यहाँ पे ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल तय है। सरकार बनेगी, इससे आपको ग्राउंड से बिल्कुल सहमत है? यहाँ पे कई लोग सहमत नहीं होंगे। फाइट क्लोज थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। फ्लाइज को बिल्कुल क्लोज फाइट थी, और वही क्लोज फाइट प्रदीप जो आपका एनालिसिस कह रहा था पहले। आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं इस बात को अग्री कर रहा हूं। उत्तराखंड से आते हैं, आप अग्री करेंगे तो बात बिल्कुल इस बात को अग्री कर रहा हूं। रोहित हमारे पोल से एग्री कर रहे हैं, रोहित उत्तराखंड से आते हैं। इस वक्त जो है दूसरे नतीजों पे आया जाए, हम इस वक्त देखें उत्तराखंड में क्लोज फाइट है। रोहित, आप पंजाब के लिए रेडी है कि नहीं रेडी? पंजाब के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल पंजाब के लिए रेडी है। पंजाब के लिए सारा देश इस वक्त रेडी है। पंजाब में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। आपकी क्या है? आप क्या कहेंगे पंजाब में? आपका क्या है? पंजाब में मुझे लगता है कि इस बार सत्ता चेंज होने वाली है। सत्ता चेंज होने वाली है? सत्ता चेंज होने वाली पंजाब में? जरा दिखाइए। रोहित कह रहे सत्ता चेंज होगी। पंजाब के फुल फ्रेम नंबर्स दिखाइए दोस्तों। पंजाब में 39% से 43 आम आदमी पार्टी वोट शेयर, 23 से 26 कांग्रेस पार्टी, 22 से 24.5
बीजेपी 6 से 8, 5 से 6, इससे क्या सत्ता चेंज होगी? रोहित सीट शेयर आप बताएं। रोहित सीट शेयर और सीट शेयर क्लियर हो जाएंगी। सीट शेयर हम दिखाएंगे 60 से 84 सीटें आम आदमी पार्टी, यानी कि अगर हम लोअर एंड पर भी जाएं, हम लोअर एंड पर भी जाएं तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आपको क्या कहा, सत्ता बदल रही है? रोहित ये तो स्वीप है, मतलब कि आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के बाहर सत्ता में आती हुई दिख रही है। इस बात ये हिस्टोरिक हो सकते हैं। लेकिन प्रदीप मुझे लगता है कि हाँ, अब सबको सांस थाम लेनी चाहिए। सांस थाम लेनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। वो इसमें भी थाम लेनी चाहिए। मैं 1 सेकंड अनुलोम विलोम कर लेता हूं पहले। मैं चाहता हूं कि एक बार अनुलोम विलोम कर लूं, क्योंकि सांस तो थामने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। पब्लिक भी यही कर रही होगी, पब्लिक भी यही कर रही होगी, क्योंकि यूपी सब जानना चाह रहे हैं। यूपी सब जानना चाह रहे हैं रोहित। और मैं बताऊं तो एक मुझे लग रहा है रोहित, इस बार आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं कुछ अलग ही हो जाएगा? उत्तराखंड में मुझे लग रहा है रोहित ना कोई देखा, उत्तर प्रदेश में कोई देखा ही नहीं, कुछ अलग ही हो जाएगा। प्रदीप उत्तराखंड में हमको इसलिए लग रहा था कि वहां पर हमने देखा था फाइट बहुत क्लोज थी, लेकिन यहां पर बहुत अंतर दिख रहा था। पर अखिलेश यादव को आप समझिए मेरी बात, उत्तर ऐसा तो नहीं बंगाल के बाद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा रोज, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी को कोई देख ही नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी सबको सब्सक्राइब करके 25 नहीं, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था ना, वो काफी पहले फेल हो चुका है। हमने देखा लास्ट इलेक्शन में भी देखा, हमने लोकसभा में भी देखा, हमने विधानसभा में भी देखा, उससे पहले भी देखा। तो सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अभी जो उत्तर प्रदेश में 2 चेहरे हैं, 2 पार्टियां हैं, वो सिर्फ बीजेपी है और वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। तो इन्हीं दोनों के बीच फाइट। मायावती जी ऐसा तो हो सकता है मायावती जी 25 सीट ले जाए, मायावती जी डिसाइड करेंगे क्या होगा? अच्छा ठीक ऐसा तो हो सकता। मायावती आपको प्रचार में दिखी कहीं? अरे कोई कभी मायावती जी प्रचार नहीं, पर उनका वोटर तो फिक्स होता है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। प्रेम कुमार जी हमको कह रहे थे कि मायावती जी का वोटर पूरा फिक्स है। नहीं, जिन पॉलिटिकल एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो वही इस बात को कह रहे थे कि लास्ट टाइम जो बीजेपी को एक मेजर मैंडेट मिला था, वो वोट शिफ्ट था। इस बार जो है पहली बार जो है बाइपोलर इलेक्शन होने वाला है। दोनों पार्टीज के बीच में बाइपोलर इलेक्शन हुआ है, हमने देखा है। अगर अब मायावती जी एब्सेंट है तो बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। अब बाइपोलर इलेक्शन में अखिलेश यादव जी तो हर इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि 70 सीट होने वाली। इसी चीज ने डिफरेंस किया प्रदीप, इसी चीज ने डिफरेंस किया। आप मुझे दूसरा स्टार प्रचारक बताइए जरा समाजवादी पार्टी का। तो ये चीज है डिफरेंस करने वाली। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहित यूपी मुझे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं अभी उनके वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, लोग हैंडल यूपी नहीं करने वाले। रोहित तो मुझे मेरी टीम बोल रही है इस वक्त लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में रोक रहा हूं। अभी कुछ समय के लिए मैं उत्तर प्रदेश रोक रहा हूं। सस्पेंस चीज है रोहित। मैं जरा एक बार अपने पैनलिस्ट से आप पूछिए, सब में यूपी में किससे क्या सरकार बना रही है, इसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें बाद में 10 तारीख को हम प्ले करेंगे। सब पैनलिस्ट के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि न्यूट्रल राय के साथ शुरुआत करते हैं, और आलोक मेहता जी से अच्छा शख्स कोई नहीं हो सकता जो न्यूट्रल राय देते हैं। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, क्या लग रहा है यूपी में? देखिए यूपी में जो सहयोगी दलों के साथ बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, अभी हम लोग अभी पूर्वानुमान ही सब कर रहे हैं। तो हो सकता है भंडारी जी जरूर कहेंगे कि भारी बहुमत आ सकता है, लेकिन अभी भी मेरा ऐसा मानना है न्यूट्रल हिसाब से। लेकिन पंजाब में अभी जो आपने दिखाया है वो भी आम आदमी पार्टी को, भंडारी जी मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इतना भारी बहुमत 80 सीट आप दे रहे हैं। 80 तो आलोक मेहता जी आपको लग रहा है हंग हाउस होगा? आलोक मेहता जी हंग हाउस, आप एक चीज बोलिए आलोक जी, हंग हाउस होगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी कि आप सरकार बनाएंगे? एक चीज बताइए। देखिए इसीलिए मेरा कहना है कि आप आदमी पार्टी बना ले, लेकिन किनारे पर होगी। नहीं मतलब 60 से नीचे। वो ये कि कांग्रेस न जीते, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं है जिस तरह से आप आम आदमी आप कह रहे हैं कि 60 सीट से कम होगी। आलोक जी 60 सीट से कम होगी। विकास सरस्वती जी आप क्या एग्री करते हैं इस बात से कि 60 सीट से कम होगी आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी क्लियरली पंजाब गवर्नमेंट बना ले जाएगी, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है। वो लास्ट के समय में अगर कुछ थोड़ा बहुत कुमार विश्वास के स्टेटमेंट्स वगैरह पर अगर हम लोग सोच रहे हैं कि वो कुछ चुनाव की दिशा बदलेगा, तो वो इतना लेट था कि उसके बारे में चर्चा नहीं है कोई। और माहौल जो बनता है वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन की चर्चा के बाद बनता है, तो वो बिल्कुल एकदम पूर्व संध्या पे चुनाव। अब्बास हंस क्यों रहे? रोहित अब्बास आप हंस क्यों रहे? रोहित अब्बास अब क्या हंस क्यों रहे? अब इसमें क्या कॉमेडी हो गई? मैंने किस चीज की बात कर दी जो आपको भी मजा नहीं? प्रदीप आपका जो एग्जिट पोल है वो 100% सत्य है, एब्सोल्युटली राइट। जैसे मैंने आपके शो पे कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आएगी और 100% आएगी। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए कैंडिडेट रह चुका हूं कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस में, और ये जो चुनाव हुआ है पंजाब में 100% जो आपने कहा है 80 क्या
मैं तो कहूंगा कि 90 सीट भी आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। आप देखिए मार्च 10 को। तो आप भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार रोहित, हम लोग हाथ ऊपर करवाना चाहता हूं मैं, या कुछ चीज कह रहा हूं, किसको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी? एक बार प्लीज पैनल पे हाथ ऊपर कर दीजिए, वो मतलब जिससे कि हम लोग डिवाइडेड। राहुल लाल जी को लग रहा है, और किसी को लग रहा है? प्रेम कुमार जी को 2, प्रेम जी को लग रहा है 2, और किसी को लग रहा है? अजीत दत्ता, आपको नहीं लग रहा क्या? आप अजीत दत्ता, आपने ट्वीट भी किया था कि कुछ हो सकता है। अजीत दत्ता, आपको लग रहा है आप सरकार बना लेंगे अजीत? हाँ, अभी तो वैसे ही लग रहा है, देख के नॉट जस्ट आपका एग्जिट पोल है, फॉलोइंग अ फ्यू अदर्स आल्सो ऑन ट्विटर। ठीक है, बोल रहे हैं कि आम आदमी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं बना पाएगी आम आदमी पार्टी। प्रेम कुमार जी, क्यों आपको लग रहा है कि क्यों आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी? और आलोक जी भी कह रहे हैं कि 60 से नीचे रहेगी सरकार, नहीं बना पाएगी, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बनेगी, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जो है उस पर किसान आंदोलन का इंपैक्ट पंजाब में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और किसानों के साथ में, लेकिन सर वो तो अगर डेंट करेगा तो बीजेपी को करेगा ना। फैक्टर इतना बड़ा है। इसके बाद कि दूसरा फैक्टर चन्नी और दलित कार्ड, ये दोनों मिल करके, और तीसरा फैक्टर आम आदमी पार्टी खुद है। लेकिन सर आप सिद्धू साहब को भूल जाते हैं, आप सिद्धू साहब को भूल जाते हैं। नहीं, भूल कुछ भी नहीं रहे। सिद्धू ने तो विपक्ष का काम किया है, जो विपक्ष वहां कुछ नहीं था, सिद्धू ने यही बात पब्लिक समझ गई होगी। लोकतंत्र को मजबूत करने ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये बात पब्लिक नहीं समझी होगी? नुकसान नहीं होगा, आप देखिएगा फायदा होगा, और कहिएगा कि प्रेम कुमार सही बोल रहा था। आप कहिएगा, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव, प्रेम कुमार जी को रिकॉर्ड कर लिया जाए। प्रेम कुमार जी ने कह दिया है कांग्रेस की सरकार बन रही है। डिसेंटिंग वोट प्रेम कुमार डिसेंटिंग वोट में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और लोगों से पूछना चाहता हूं। रश्मि, आपका मेरे साथ, रश्मि आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि कौन बनाएगा सरकार? रश्मि, आप किसकी तरफ है इसमें? मुझे लगता है कि पंजाब में तो आप बना सकता है सरकार, बट देयर इज अ सीवियर अंडरएस्टिमेशन ऑफ व्हाट छन्नी कुड अचीव, सो आई थिंक देयर इज दैट। तो मैं बस वही, एक बार फिर से न्यूट्रल रहा है। हम अरविंद मोहन जी के पास चलते हैं। अरविंद मोहन जी के पास चल रहे हैं। अरविंद जी, क्या लग रहा है आपको? आम आदमी पार्टी बनेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सरकार बनाएगी, नहीं बना पाएगी? देखिए, आम आदमी के लिए पिछली दफे ही हवा थी, आम आदमी ने अपना चांस गंवाया है। इस बार आम आदमी बहुत संभल के लड़ी हो ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2 बार अकाली सरकार के बाद लोगों ने कांग्रेस को पिछली बार चांस दिया, इस बार अकाली के बाद कांग्रेस को भी देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि आपका चांस है पंजाब में जीतने का। तो आलोक मेहता जी, प्रेम जी और राहुल लाल को लग रहा है कि आपका चांस नहीं है, आलोक जी को लग रहा है कि 60 के नीचे। आलोक जी 60 के नीचे मतलब नहीं है, मैंने ये नहीं कहा चांस नहीं है, मैंने कहा कि वो बिल्कुल किनारे पर सरकार बनाने के सरकार बना सकती है, 59, लेकिन ये नहीं है कि वो जी इतना स्वीप कर रही है, वो नहीं है। आपको लग रहा है 59 सीट्स, 58, 59, 57 ऐसे ही ना? 60 मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बना ले, लेकिन ये कि भारी बहुमत जो हमारे सर्वे की या दूसरे कुछ और भी मैं अभी देख रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि भारी बहुमत आ रहा है। क्या अमरेंद्र सिंह, क्या प्रकाश सिंह बादल, इन सबका जीवन भर का कमाई पानी होने वाली है। ये एक बड़ा भारी भारत और पंजाब के लिए प्रतिष्ठित है। या कनाडा से इतना पैसा आ गया, खालिस्तानियों का इतना पैसा आ गया कि जिसके बल पर पूरी कांग्रेस को, बीजेपी को, अकाली सबको साफ कर देगी। बहुत बड़ी सवाल ये है। मैं रोहित, ग्राउंड पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा क्यों आ रहा है। ये डेटा इसीलिए आ रहा है कि जो मालवा के अंदर आम आदमी पार्टी लिटरली स्वीप करते हुए दिख रही है, और लोग ये कह रहे हैं ग्राउंड के अंदर कि 2017 में ये जो था, इसको नहीं मौका देके कांग्रेस को दिया था, एक बार सब पार्टी को मौका दे दिया, तो एक बार चलो आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं। तो जो डेरा वोट की ट्रांसफर की बात हो रही थी, जो ये बात हो रही थी कि एनमास जो है वो वोट पूरा का पूरा डेरा का ट्रांसफर हो जाएगा, अकाली 30 तक पहुंच जाएंगे, वो ग्राउंड पे होते हुए नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, नवजोत सिंह सिद्धू की हालत अपनी सीट पे बहुत पतली है। रोहित, नवजोत सिंह सिद्धू की हालत अपनी सीट, मुझे लगता है बाकी जो मेहमान है उनसे भी एक रिएक्शन। प्रमोद कुमार जी के पास में चल रहा हूं। प्रमोद जी, जो कांग्रेस ने सीएम बदलकर एक कार्ड खेला था, दलित कार्ड खेला था, क्या उसका कोई फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा आपको? प्रमोद जी, मुझे लगता है प्रमोद जी नहीं है अभी, रोहित प्रमोद जी नहीं है, अजीत मंडोला जी हैं। अजीत जी हैं। आप रोहित, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड और पंजाब देखने के बाद आप इतने खुश या दुखी हो चुके हैं, या आप जो है इसको चेंज को देख के आप जो है अंदर ही अंदर थोड़ा आत्मचिंतन कर रहे हैं कि आज आप भूल गए कि अजीत जी हमारे साथ जुड़े और अभी हमारे साथ प्रमोद जी नहीं जुड़े। अजीत जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है पंजाब को लेकर? फिर मैं उत्तराखंड पर भी सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, पंजाब में जो अभी आप आंकड़ा दिखा रहे हैं 60 से 84 का, मेरा मानना है ये वोटिंग से 1 हफ्ते पहले का था।
एक 14 तारीख के बाद जो घटनाक्रम पंजाब की राजनीति में घटा है, उसका मेरा मानने से वो सरकार तो आम आदमी पार्टी वहां पे बना रही है, लेकिन ये आंकड़ा यहां तक जाएगा ये मैं नहीं मान रहा हूं। मेरा अपना आंकड़ा नहीं कि 60 के आसपास इनको रहना चाहिए। मतलब अजीत जी आप कह रहे हैं 62, 62, 63? जी, मेरा मानना है, हाँ, मेरा कहना है कि देखिए ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं ये हफ्ते 10 दिन पहले का था वोटिंग से। वोटिंग से हफ्ते 10 दिन पहले तो ये स्थिति थी कि आम आदमी पार्टी वहां स्वीप कर रही थी, लेकिन कुमार विश्वास का बयान, उसके बाद कुमार विश्वास का खुद का राजनीतिक बेस क्या है अजीत जी पंजाब के अंदर? मतलब पंजाब उन पे क्यों विश्वास करेगा? और वो भी 2 दिन पहले जब जगह थे वो तो। नहीं, मैं ही कह रहा हूं आपसे, मेरा कहना है कि हफ्ते 10 दिन पहले की स्थिति थी, लेकिन कुमार विश्वास का बयान, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ना, कई तमाम तरह की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। वो पिछले इलेक्शन में भी था कि वोट ट्रांसफर कराया जाए, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए। तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी इस बार रुक नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं आखिर में सरकार बनाती दिख रही है। ठीक है, मुझे एक रिएक्शन अजीत जी से उत्तराखंड पे भी लेने दीजिए। ले लीजिए उत्तराखंड, क्या मैं उत्तर प्रदेश रिलीज कर दूं? थोड़ी देर में हम उत्तर प्रदेश रिलीज करते हैं। उत्तर प्रदेश रिलीज करेंगे। मुझे पता है कि जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। यूपी के जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे उत्तर प्रदेश रिलीज करने दीजिए, अनएक्सपेक्टेड है। अगर आप हम यूपी रिलीज करते हैं, बहुत जल्दी यूपी को रिलीज करते हैं। एक सवाल उत्तराखंड पर अजीत जी से। अजीत जी, क्या उत्तराखंड को लेकर आपका एनालिसिस कह रहा है? हालांकि फाइट बहुत क्लोज है, चाहे मैं वोट शेयर की बात करूं तो भी पॉइंट का अंतर आ रहा है, और सीटों में भी लगभग ऐसा दिख रहा है, 32 और 35 के आसपास ऐसे है। मतलब कोई भी हो सकता है, क्लोज फाइट भी हो सकती है, और ऐसा हो सकता है किसी को भी वोट ना मिले। क्या लग रहा है आपको? जी रोहित, देखिए मेरा मानना है कि उत्तराखंड में महिलाओं का बहुत बड़ा वोट बीजेपी को पड़ा है, और मैं महिलाओं का वोट मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ेगा तो वो महिलाओं की बड़ी भूमिका रहेगी। उत्तराखंड में दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिखने लगा है वहां पे, चाहे ट्रेन की योजना हो, ऑल वेदर रोड हो, और वहां का आदमी मैं जब घूमा था, इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी प्रचार में नंबर 1 थी वहां पे पूरे उत्तराखंड में। लेकिन जब लोगों से बात करते थे, लोकल विधायक से नाराजगी थी, सरकार से नाराजगी थी, लेकिन जैसी मोदी सामने आते थे, मोदी के नाम पर लोग कहते थे कि नहीं भाई आखिर में वोट तो हमको बीजेपी को देना है। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं अजीत जी, मैं और ज्यादा रिएक्शन लेना चाहता हूं। राहुल, 3 मिनट मेरे पास इस ब्रॉडकास्ट के अंदर बचे हैं। मैं राहुल लाल आपके पास आए तो राहुल लाल ये हाथ क्यों दिखा रहे? 20 सेकंड। राहुल लाल, क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है चन्नी जी दलित वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर? आपको ऐसा लग रहा है? केवल मालवा के आधार पे, मालवा के वोटों के आधार पे आप बहुमत की सरकार आप नहीं बना सकते। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालवा को स्वीप किया था। अरविंद चतुर्वेदी जी, मैं आपको मैं कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मालवा को स्वीप किया था। 69 सीट्स आउट ऑफ 117 मालवा के अंदर आती है। हाँ, खड़े हैं। जवाब देने दीजिए जी, बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है और एक तरफ भगवंत मान है, तो दोनों के बीच में देखिए तुलना जो काफी कमजोर पड़ जा रही है। तो इसलिए ये फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा जो तमाम लास्ट तक घटनाएं घटी। तो इसलिए मेरे विचार से अभी भी ठीक है कि वो पहले से सीटें कांग्रेस की घटेंगी, लेकिन अभी भी जो है कि सरकार बनाते हुए मुझे कांग्रेस की नजर आ रही है पंजाब के मामले में। और उत्तर प्रदेश में भी सामान्य जो उत्तर प्रदेश में मेरा अनुमान है, बिल्कुल सामान्य बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी ठीक है। मैं रोहित अरविंद चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी, उत्तराखंड से आप उत्तराखंड में पौनी नजर रखते हैं, महिलाओं का वोट अजीत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा दे रहा है क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर। अरविंद चतुर्वेदी जी, देखिए अजीत जी ये कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट और मोदी का भरोसा, ये दोनों तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उस पे किसी ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की। जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए, खास तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो 3 साल का समय दिया गया था, वो ठीक है अरविंद जी आपके पास में आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में है, और मुझे लग रहा है कि अब पूरा देश इसी बात को इंतजार कर रहा है, पूरा देश। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रदीप, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कह रहे थे ना अनुलोम विलोम करने दीजिए, क्योंकि यूपी का रिलीज करना है, मतलब यूपी मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, मैसेजेस आ गए हैं पंजाब के बाद कि यूपी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक इस वादे के साथ कि ब्रेक के बाद सबसे पहले यूपी का डेटा रिलीज करेंगे।